आज क्लास 9 का हमारा लेक्चर नंबर 2 है शायद, ट्राइंगल चैप्टर का। तो उस चीज़ को अपन कवर करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखे थे कि ट्राइंगल के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए थे कि 3 एंगल का समेशन 180 होता है। उसके बाद उसके ऊपर बेस करके कुछ थ्योरम्स हमने स्टडी किए थे। फिर एक आध कुछ अच्छा थ्योरम था कि 2 पैरेलल लाइन था, एक ट्रांसवर्सल है, तो चारों जो इंटीरियर एंगल बन रहा था उनका अगर एंगुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो वो सारे के सारे मिल करके एक रेक्टेंगल बना रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी एप्लीकेशन देखे थे हम उस थ्योरम के। उसके बाद जो ट्राइंगल चैप्टर का मेन थ्योरी है यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, उस चीज़ को स्टार्ट किए थे। और मैंने बोला था कि टोटल 5 प्रकार के कॉन्ग्रुएंसेस होते हैं, जिसमें हमने अभी तक सिर्फ एक ही कॉन्ग्रुएंसी कवर किए और बाकी सारे के सारे कहानी जो है वो आज की क्लास में अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते चलिए अगला कॉन्ग्रुएंसी यानी कि क्राइटेरिया नंबर 2। अगर आप उस हिसाब से नोट्स बनाए तो आप क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया नंबर 2 लिखेंगे कॉपी में। समझ में आ रहा है ना। पर वो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी होगा, क्राइटेरिया नंबर 2। पहले अपन ने बोले थे आपको कि SAS साइड एंगल साइड होता है, फिर होता है आपका एंगल साइड एंगल AS है जो अभी कवर करेंगे, फिर होता है एंगल साइड, फिर होता है SSS साइड, और फिर होता है RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ रहा है ना। तो ये 5 प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी होते हैं जहाँ पे एक ऑलरेडी कवर्ड है और बाकी चारों के चारों कहानी जो है वो अपन अभी देखेंगे। और वो देखने के बाद अपन जो लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर का यानी कि आपका जो इनइक्वालिटी वाला रिलेशन जो है वो किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है, जैसे सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, उस चीज को प्रूफ करने के लिए भी और कुछ थ्योरम्स आपको आने चाहिए। तो वो सारे कहानी अपन इन डिटेल में कंप्लीट ओलंपियड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। समझ में आ रहा है। तो देखते चलिए, स्टार्ट करते। पहला जो टॉपिक है हमारा क्राइटेरिया नंबर 2, वो क्या है आपका, हेडिंग लगा दीजिए कॉपी में, वो है आपका एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ रहा है ना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। हेडिंग लगाइए, लिखिए उसमें जो स्टेटमेंट है वो अपन बताते हैं आपको। अब लिखते जाइए, लिखिए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। हेडिंग लगाइए क्राइटेरिया नंबर 2 में, ब्रैकेट में ASA लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिए 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको मैंने बार बार ये चीज बोल के दिया था कि 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तब कंक्लूजन क्या निकलेगा। समझ आ रहा है। 2 ट्राइंगल अगर अपन कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तब जाकर के जो कंडीशन है वो क्या निकलता है कि CPCT से कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो भी है उससे आप बोल सकते हो कि रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड्स जो है वो कोरिस्पोंडिंग साइड्स और कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कंक्लूजन है अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो। जिस चीज को मैंने पहले कवर किया था कॉन्ग्रुएंस स्टार्ट करने से पहले, मतलब 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस स्टार्ट करने से पहले ही बोल के दिया था आपको, अच्छे से लिखा के भी दिया था। और अभी अपन बोल रहे हैं कि किस प्रकार से हम उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं ताकि हम CPCT से वो सारे रिलेशंस को यूज कर सके, है ना। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कोरिस्पोंडिंग साइड जो है वो इक्वल दिखा सके, तो वो चीज दिखाने के लिए हमें पहले ये सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो अभी हम किस प्रकार से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं वही चीज का स्टडी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। फिर अगले लेक्चर में जब अपन उसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपका और धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है ना। तो लिख लीजिए 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle, if 2 angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding 2 angles. 2 triangles are congruent if 2 angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding 2 angles and the included side of the other angle and the included side of the other triangle and the included side of the other triangle. 2 triangles are congruent if 2 angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding 2 angles and the included side of the other triangle. समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो लास्ट क्लास में जो अपन ने कवर किए थे वो था आपका SAS, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज अच्छे से बोल करके दिया था कि अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल होता है तो उन दोनों ट्राइंगल में अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि अगर 2 कोरिस्पोंडिंग साइड ले रहे हो तो कहीं से भी एंगल उठाने से नहीं चलेगा। एंगल अगर अपन उठाते हैं तो कहां से एंगल उठाएंगे, एंगल अपन
साइड के बिटवीन जो इंक्लूडेड एंगल होगा ना वही एंगल को पिक करेंगे। समझ में आ रहा है? दूसरा किसी एंगल को लेने से काम नहीं चलेगा। यानी कि ए बी और डी अगर इक्वल है, AC और DF अगर इक्वल है, तो इंक्लूडेड एंगल दोनों साइड का, यानी कि एंगल A और एंगल D ही इक्वल होना पड़ेगा। एंगल B, एंगल E, एंगल C, एंगल F होने से काम नहीं चलेगा। इंक्लूडेड एंगल मतलब दोनों साइड, जो दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है वो दोनों मिलकर के जो एंगल बना रहे हैं उसी का बात चल रहा है। समझ में आया? क्लियर है यहां तक कहानी? तो उसके बाद अगर अपन बात करने की कोशिश करें यहां पे, तो आप ये चीज देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि अभी जो एंगल साइड एंगल को, ये तो था SAS का बात। अभी अगर मैं ASA का बात करूं तो ASA आपको ये कहता है कि अगर दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मान लो एंगल B और एंगल E इक्वल हो गया, दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, और फिर मैंने बात कर दिया कि एंगल C और एंगल F भी इक्वल है, हो गया ना, दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। समझ में आया? और इंक्लूडेड एंगल नहीं, तब तो इंक्लूडेड एंगल था, अभी इंक्लूडेड कौन है? साइड है। मतलब ये दोनों एंगल मिलकर के कौन सा साइड को कंटेन कर रहा है वो आपको दिख रहा है, ना ही AB है ना ही AC है, कौन है? BC है, और इधर EF है। तो थर्ड जो कंडीशन बनेगा वो क्या हो जाएगा? BC इज इक्वल टू EF हो जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन इक्वल, मतलब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तब जाकर के इस कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? क्लियर है ना? तो इस जगह से इस चीज से हम ये सारे कहानी जो है उसको स्टडी करने वाले। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो अभी यहाँ पे आपको प्रूफ का बारी है ना, अभी प्रूफ करना चाहते हो आप। समझ में आ रहा है? तो प्रूफ पे अगर मैं सोचना शुरू करूं, ठीक है, तो प्रूफ पे मुझे सोचने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे क्या सोचना पड़ेगा? बेसिकली अगर आप ध्यान से सोचोगे कि आपको इतना सा पता है कि BC EF के इक्वल है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल ऐसे बराबर होंगे ये आप समझ सकते हो। बट आपको ना ये साइड लेंथ के बारे में कहानी नहीं पता। क्या ये AB जो है वो DE के इक्वल है, या फिर ये कहानी इससे छोटा है, या फिर ये लेंथ इससे बड़ा है? ये कहानी जो है वो आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको ये कहानी क्लियर नहीं है तो आप अलग अलग केसेस मान लोगे। समझ में आ रहा है ना? कि आप इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीन इक्वल पार्ट में। समझ में आया? तो तीन अलग अलग पार्ट में तीन केस पकड़ के अपन सॉल्व कर लेते। पहले केस में अपन क्या मान रहे हैं कि AB जो है वो किसके इक्वल हो गया? DE के इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है? मान लिया, ये हमारा एग्जाम्पशन है कि AB और DE को अपन ने इक्वल मान लिया। देखते हैं क्या होता है। अगर AB और DE इक्वल है, आप सोच करके देखो, मैं लिखा के दूंगा, पहले समझा लेता हूं। AB और DE अगर इक्वल है और BC और EF इक्वल है, गिवन कंडीशन है, और उन दोनों का इंक्लूडेड एंगल मिल गया ना आपको, ये साइड इसके अगर इक्वल है और ये दोनों तो इक्वल पहले से दिया हुआ है, और ये तो इंक्लूडेड एंगल भी पहले से दिया हुआ है, तो ये इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल हो गया ना, तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी मिल गया आपको? एस से आप बोल सकते हो ना ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आप प्रूफ कर लिए। समझ में आया ना? यानी कि आपको ASA प्रूफ करने के लिए SAS को यूज करना होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? यहाँ पे तो आपने क्या किया, यहाँ पे अच्छे से SAS को यूज करके ये कहानी अपने अच्छे से अप्रूव कर डाले। समझ में आ रहा है? पक्का? तो उसके बाद अगर अपन चलते हैं तो अपन केस नंबर 2 के और बढ़ेंगे, और केस नंबर 2 पे अपन क्या सोचेंगे कि मान लेते हैं ये जो AB है ना वो D जो लेंथ है उससे क्या है? छोटा है, और केस 3 पे मान लेंगे बड़ा है। समझ में आ रहा है ना? अभी आप सोचो कि अगर ये AB जो है वो अगर इस D लेंथ से छोटा है, तो क्या पता है इस D के अंदर ही AB लेंथ का कोई ना कोई हिस्सा होगा, क्योंकि ये D AB से बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, इस जगह से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं जो इसको यहां पे कट मारता है इन सच ए वे AB इज इक्वल टू दिस लेंथ। समझ में आया ना? इसको मान लेते, कुछ भी मान लो, इसको K मान लो। समझ में आया ना? एक मैं कंस्ट्रक्शन यहां पे कर रहा हूं, एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूं सच दैट AB जो है वो EK के इक्वल है। ठीक है, AB जो है वो EK के इक्वल है। क्लियर है? यहां तक आपका बेसिक फंडा है। उसके बावजूद आपको ये पता है, देखो अभी अगर पूरा मैं ध्यान दे देता हूं फ्रॉम ट्राइंगल ABC और DEF को भूल के अगर मैं ट्राइंगल KEF पे फोकस करता हूं तो हमारे को ये मिलेगा ना यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू KE। समझ में आया? फिर आपको BC इज इक्वल टू EF पहले से ही पता है। समझ में आया ना? और इंक्लूडेड एंगल भी मिल गया, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो वापस बाई SAS आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल इस बार को क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। नहीं आ रहा है? ये दोनों ट्राइंगल क्या बन गए? कॉन्ग्रुएंट बन गया ना? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं
अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं तो AC और F के इक्वल हो जाएगा, और साथों साथ एंगल ACE जो एंगल ACB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल KFE के इक्वल बन जाएगा ना, एंगल KFE। समझ में आया। और आपके पास गिवन एक और कंडीशन था कि एंगल ACB जो है ये अभी तक यूज नहीं हुआ, एंगल ACB जो है वो एंगल F के इक्वल था। एंगल F क्या है, यानी कि एंगल ACB जो थे वो किसके इक्वल था, पहले से ही एंगल DFE के इक्वल है। समझ में आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल गया कि ये दोनों आपस में इक्वल है। समझ में आया। यानी कि एंगल KFE और एंगल DFE दोनों इक्वल है। अभी बता भाई ये एंगल और ये एंगल कब इक्वल हो सकता है, जब ये K और D पॉइंट मीट करेगा एक दूसरे को। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस जगह से क्या प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, और K और D जो है वो सेम पॉइंट है वो भी प्रूफ हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर आपको बड़े वाले के लिए प्रूफ करना है, यानी कि AB ग्रेटर देन D के लिए प्रूफ करना है, तो आप क्या कर दो, AB तब आपका बड़ा है तो आप इस D लेंथ को क्या कर दो, तब एक्सटेंड कर दो, तो काम निपट जाएगा। सेम टू सेम प्रूफ, बस आपको सिमिलर लिख के आप दिखा सकते हो और इसको एक्सटेंड कर दो, हो जाएगा ना काम। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप ये जो ASA कांग्रुएंसी है उस चीज को क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। खैर मैं अभी लिखा देता हूं आपको, लिख लीजिए फटाफट। फिर आपको एक और बार अगर आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे प्रॉपर्ली तो आपको सारी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो केस 1 में तो आपने ओरिजिनली देख लिए थे कैसे मैंने ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट दिखाया। केस 2 में क्या मिल गया था मेरे को, सारा कैलकुलेशन कंस्ट्रक्शन वगैरह करके अल्टीमेटली ये मिल गया था कि सर K और D सेम पॉइंट है, यानी कि ये AB और D में जो मैंने इनइक्वालिटी लगाया कि AB लेस देन D, वो एक्चुअली गलत है कि वाकई AB जो है वो D के इक्वल हो जाएगा। और अगर AB और D के इक्वल हो गया तो केस 1 में जैसे प्रूफ किया उसी प्रकार से ट्राइंगल दोनों को अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। और केस 3 में आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे और बाद में जाकर के आपको वही चीज मिल जाएगा कि ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट होना चाहिए। समझ में आया ना। ये दोनों अगर सेम होना चाहिए तो AB और D सेम होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी चलेगा नहीं। तो उस जगह से वापस आप प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कहने का मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंसी जो है वो पूरा अपन प्रूफ कर रहे हैं किस चीज को यूज करके, SAS कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके। समझ में आ रहा है ना। तो इसका अगर समझ है आपके अंदर तभी जाकर के इस चीज को आप समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं बनेगा काम। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर में आगे बिना वो पहले वाला लेक्चर स्किप किए तो आप पहले उसको देख लीजिए तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझते हो तब तो आपको देखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए फटाफट। पहले लिखिए गिवन two triangles ABC and DEF, ABC and DEF नॉर्मल ट्राइंगल, ये कंस्ट्रक्शन छोड़ के ट्राइंगल बना ले, ABC and DEF such that angle P is equal to angle E, such that angle P is equal to angle E, comma angle C equal to angle F, angle C equal to angle F and BC equal to EF, BC equal to EF, BC equal to EF। फिर लिखो नीचे to prove triangle ABC congruent to triangle DEF, सिंबल से लिखना है। हाँ, triangle ABC congruent to triangle DEF। हो गया काम। नीचे लिखो प्रूफ में लिखो there are three possibilities। केस 1 डालो, केस 1 डाल के लिखो AB is equal to DE, केस 1 डालो और लिखो AB is equal to DE लिखो। फिर नीचे लिखो इन दिस केस कॉमा वी हैव AB is equal to DE, AB is equal to DE। फिर लिखो एंगल B is equal to एंगल E, एंगल B is equal to एंगल E and BC is equal to EF, and BC is equal to EF। So comma by SAS criteria of congruency, by SAS criteria of congruency, comma we obtain triangle ABC is congruent to triangle DEF, triangle ABC is congruent to triangle DEF। इस चीज को लिख लो, triangle ABC is congruent to triangle DEF। समझ आता है, triangle ABC is congruent to triangle DEF। केस 2 में ये लिख दो कि AB लेस देन DE, केस 2 में ये लिख दो AB लेस देन DE, when AB लेस देन DE,
ठीक है। और केस 2 के साइड में ये कंस्ट्रक्शन जो किया था ना, वो दोनों वापस फिगर बनाना पड़ेगा आपको विद दिस कंस्ट्रक्शन। समझ में आया ना? केस 2 जब लिखोगे, केस 2 का प्रूफ, उसके साइड में ये सिंबल नहीं है भाई, समझना, मतलब ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा। ये दोनों ट्राइंगल साइड में बना दोगे इस प्रकार से, समझ में आया ना? ये छोड़ के इस प्रकार से बना दोगे दोनों ट्राइंगल को। बना लो। बनाने के बाद देखो, इन दिस केस टेक ए पॉइंट के, उन लोगों ने यहाँ पे जी दिया है तो बेहतर होगा जी से ही मैं बोलूंगा, तो आप भी जी डाल दो। इन दिस केस वी टेक ए पॉइंट जी ऑन DE such that GE is equal to AB, GE is equal to AB। स्टॉप देके लिखो, join GF, नीचे लिखो, नीचे वाले लाइन पे। नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle GEF, in triangle ABC and triangle GEF, in triangle ABC and triangle GEF, comma, we have AB is equal to GE, फिर नीचे लिखो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, AB इज इक्वल टू GE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड नीचे लिखो BC इक्वल टू EF, नीचे लिखो अभी, सो by SAS criteria of congruence, comma, we obtain triangle ABC is congruent to triangle DEF, triangle ABC is congruent to triangle DEF, sorry DEF नहीं, क्या बोल रहा है, GEF, triangle ABC is congruent to triangle GEF। यहां से इंप्लाई देकर के लिखेगा कि एंगल GFE इज इक्वल टू एंगल ACB, ब्रैकेट में लिख देना बाई CPCT, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। समझ में आ रहा है ना? देयरफॉर ये लिखने के बाद GEF कॉन्ग्रुएंट लिखने के बाद लिखो इंप्लाई देकर के एंगल G, एंगल सिंबल देके एंगल GFE इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। बट नीचे लिखो बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DEF, एंगल ACB इक्वल टू एंगल DEF, देयरफॉर उसके ब्रैकेट में गिवन लिख सकते हो, ये जो लिखे हो अभी गिवन लिख सकते हो ब्रैकेट में, नीचे लिखो देयरफॉर एंगल GEF इक्वल टू एंगल एंगल GEF एंगल GFE, therefore angle GFE is equal to angle DFE, angle GFE equal to angle DFE, ठीक है। नीचे वाले लाइन पे लिखो, this is possible only when ray FG coincides with ray FD, ray FG coincides with ray FD और G coincides with D, और G coincides with D। स्टॉप देके नेक्स्ट कंटिन्यू कर। Therefore AB must be equal to DE, therefore AB must be equal to DE, therefore AB must be equal to DE। नीचे लिखो thus in triangle ABC and DEF, thus in triangle ABC and DEF we have AB is equal to DE, AB is equal to DE, नीचे एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B is equal to एंगल E and BC equal to EF, and BC equal to EF, नीचे so by SAS criteria of congruent we obtain triangle ABC is congruent to triangle DEF। सेकंड केस भी हो गया। केस 3 डालो और उसमें लिखो AB ग्रेटर देन DE, उसमें लिखो AB ग्रेटर देन DE। समझ में आ रहा है ना? AB ग्रेटर देन DE है ना? तो AB अगर
डी से बड़ा है तो जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, इस चीज को इधर नाम किया गया है इन्होंने जी दिया, बस ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे फिगर बना दो साइड में और लिख दो केस 3 में लिख दो व्हेन ए बी ग्रेटर देन डी ई, नीचे लिखो इन दिस केस टेक ए पॉइंट जी ऑन डी ई ऑन ई डी प्रोड्यूस्ड, डी नहीं होगा ना, ई डी प्रोड्यूस्ड, समझ में आ रहा है, टेक ए पॉइंट जी ऑन डी नहीं होगा, डी प्रोड्यूस्ड अगर होता तो इधर प्रोड्यूस होता, ई डी प्रोड्यूस्ड such that EG equal to AB, such that EG equal to AB. Stop. Join GF. Join GF. Join GF. बेसिकली आप पहले लाइन में खींच रहे हो, पहले इसको एक्सटेंड कर रहे हो और फिर ज्वाइन कर रहे हो, समझ में आया ना, क्लियर है। यहाँ पे तो वो चीज बोलने से काम चल जाता है, कोई भी पॉइंट लिया, बट यहाँ पे आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कि पहले इसको आप एक्सटेंड किए और फिर इसको ज्वाइन किए, समझ में आया ना। पहले अगर लाइन खींचते तो वापस अगर इसको एक्सटेंड कर, कहानी तो एक ही है, बट लिखने का तरीका आपको इस प्रकार से होना चाहिए तो बेहतर होगा। ज्वाइन जी एफ, स्टॉप देखिए, लिखो नाउ proceeding exactly on the same lines as in case 2, comma, we can prove that triangle ABC, सिंबल में लिखना ट्राइंगल ABC congruent to triangle DEF, और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लिखने से काम चल जाएगा, ट्राइंगल ABC congruent to triangle DEF, नीचे लिखो hence, comma, in all the cases we obtain, hence in all the cases we obtain triangle ABC is congruent to triangle DEF, समझ में आया। तीनों ही केस में अपन ने ये प्रूव कर लिए कि ABC और DEF जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा जो सेकंड पार्ट था कॉन्ग्रुएंसी का, उस चीज को अपन ने कवर कर रखे, और अभी अपन अगला पार्ट जो है उस चीज की ओर बढ़ते हैं, और वो है हमारा AAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो लगाओ कॉपी में हेडिंग क्राइटेरिया नंबर 3 AAS कॉन्ग्रुएंसी, AAS कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया नंबर 3 AAS कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया नंबर 3 AAS कॉन्ग्रुएंसी। तो AAS कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना है, वही दो ट्राइंगल, ये हो गया आपका ABC और ये हो गया आपका DEF, ठीक है। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी, AAS कॉन्ग्रुएंसी, समझ आ रहा है, क्लियर है ना। AAS मतलब एंगल साइड, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो एंगल A एंगल D के इक्वल है, ठीक है, उसके बाद एक और कंसेक्यूटिव एंगल B एंगल E के इक्वल है, और साइड ले लो। अभी इंक्लूडेड साइड होना जरूरी नहीं है, इंक्लूडेड साइड तो उसमें था ना, ASA में था, अभी साइड जो है वो कंसेक्यूटिव हो सकता है, इसका ऑपोजिट हो सकता है, दैट इज BC और EF अगर मैं मान लेता हूं इक्वल है, अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी ट्राइंगल में आपको दिख जाता है तो आप ये बोल सकते हो बाय AAS द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो लिखो स्टेटमेंट, इफ एनी टू एंगल्स and a non-included side of one triangle are equal to the corresponding angles and sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Then the two triangles are congruent. Then the two triangles are congruent. ठीक है। तो फिगर बनाओ भाई, ये फिगर बनाओ, फिर अपन प्रूफ करते हैं इस चीज को। फिगर बनाओ।
ये दोनों फिगर बना लो साइड पे, लिखो गिवन two triangles, triangle ABC and DEF, two triangles, triangle ABC and DEF, such that क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड BC इक्वल टू EF, ये तीनों गिवन कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव कैसे करूंगा वो बोला नहीं है, भूल ही गया। देख, A और D अगर इक्वल है और B और E अगर इक्वल है तो इजीली तुम ये दिखा सकते हो कि C और F भी क्या होगा, इक्वल होगा। अभी ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो गया, तो A से आप बोल सकते हो ना ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होगा, खत्म बात। समझ में आ रहा है, कुछ है ही नहीं करने लायक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो इजीली, ठीक है। देखो, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF। फिर प्रूफ लगाओ, कॉपी में प्रूफ हेडिंग लगाओ, प्रूफ लगाओ, लिखो वी हैव एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, वी हैव एंगल A इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B इक्वल टू एंगल E implies like angle A equals to angle D and angle B equals to angle E, implies दे करके देख, angle A plus angle B is equal to angle D plus angle E। समझ में आ रहा है? इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल C, बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल F। तो यहां से अपने को ये मिल जाएगा कि एंगल C और एंगल F जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक लिखो, पॉज करके लिख लो। लिखने के बाद आप ये लिखो, thus in triangle ABC and triangle DEF, in triangle ABC and triangle DEF, in triangle ABC and triangle DEF, comma, we have angle A बराबर एंगल D, एंगल A बराबर एंगल D, comma, एंगल B बराबर एंगल E एंड एंगल C बराबर एंगल F, एंगल C बराबर एंगल F। फिर नीचे लिख, now in triangle ABC and triangle DEF, in triangle ABC and triangle DEF, comma, we have क्या लिखोगे, एंगल B इक्वल टू एंगल E, comma, नीचे लिखो एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड BC इज इक्वल टू EF, है ना। उनमें से एंगल B एंगल E जब इक्वल लिख रहे हो उसके ब्रैकेट में भी गिवन लिख सकते हो, और BC इक्वल टू EF जब लिख रहे हो उसके ब्रैकेट में भी गिवन लिख सकते हो। और एक तो आपने अभी भी निकाले, उसको इक्वेशन नंबर 1 लगा करके उसके ब्रैकेट में भी फ्रॉम 1 लिख सकते हो, ठीक है। सजाने का तो कितना सजा सकते हो। अगला हेडिंग नीचे लिखो, लाइन, नेक्स्ट लाइन, सो बाय ASA क्राइटेरिया, सो बाय ASA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सो बाय ASA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ASA criteria of congruency, comma, we obtain triangle ABC is congruent to triangle DEF. We obtain triangle ABC is congruent to triangle DEF. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. हो गया, लिख लो। अभी देखो, इस कंग्रुएंसी के अंडर में ना मैं 3-4 थ्योरम आपको करा देता हूं, जो एनसीईआरटी रिलेटेड ही है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो उस चीज को हम कवर कर लेते, जो 3-4 थ्योरम है जो इसी कंग्रुएंसी से प्रूफ हो जाता है, इसीलिए मैं अभी इसी के साथ ही करा देता हूं, ठीक है। तो आप नीचे अगला 3-4 जो भी थ्योरम लगाऊंगा वो पॉइंट वाइज लिखते जाना। लिखिए थ्योरम नंबर 1, देखिए if two angles of a triangle are equal, if two angles of a triangle are equal, then sides opposite to them are also equal, then sides opposite to them are also equal, then sides opposite to them are also equal। अरे ये तो वही वाला थ्योरम है ना भाई, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, याद है आपको? ये मैंने सिखाया था आपको लास्ट क्लास में,
इसके साथ साथ आप AAS कांग्रुएंसी का एप्लीकेशन भी सीख जाओगे। समझ में आ रहा है ना, एक क्वेश्चन की तरह ही मान सकते हो ये सारे थ्योरम को। अगर क्वेश्चन की तरह मानोगे तो आपका दिमाग ज्यादा दौड़ेगा, और दिमाग ज्यादा दौड़ेगा तो आप इतना सोचने का कोशिश करोगे कि टॉपिक ही सीख जाओगे। समझ में आ रहा है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सिखाया था ना कि अगर ये दोनों साइड इक्वल होता है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। कहानी का मतलब था कि अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल C और एंगल B इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। और ये बोला था आपको, नीचे लिख के भी दिया था कि अगर दो एंगल इक्वल होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ऑपोजिट साइड्स भी जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, बट उसको प्रूफ नहीं किया था उस वक्त। मैंने आपको बोल के दिया था कि AAS को यूज करके अपन इस चीज को प्रूफ करेंगे, तो उसी का समय अभी आ गया। ठीक है ना, बोल के देता है कि अगर ये दोनों इक्वल है, इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो अपने को ये प्रूफ करना है कि AC जो होगा वो AB के इक्वल हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या, क्लियर है हमारी बात, है ना। तो अपन क्या यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि मेरे को ये चीज अप्लाई करने का मौका मिल जाए। सीधा सीधा बात है, मतलब ये जो एंगल आपके पास दिख रहा है उस चीज का एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। नहीं आ रहा है, अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो कहानी क्या होगा कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। और सिंपलिसिटी से आप बोल सकते हो कि ये जो साइड्स है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बोले कैसे सर, इतना जल्दी बोल रहे हो, अपने को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो चलिए दिखाते। तो एंगल B बराबर एंगल C अपने को पता था। अपन ने एक कंस्ट्रक्शन कर रखा है कि A से एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगुलर बाइसेक्टर पहचानते हो ना, जो एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। समझ में आता है, अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल है, गिवन कंडीशन है, और ये क्या बन जाएगा, आपका दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड बन जाएगा ना ये। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल, देखिए अगर मैं उल्टा करके बनाता हूं, यहाँ पे तो उल्टा लग रहा है, अगर मैं सही करके बना देता हूं तो इस प्रकार से तेरे को दिखेगा, ये हो जाएगा ABD और ये हो जाएगा तुम्हारा ACD। तो ये देखो एंगल B और एंगल C इक्वल है। इस चीज को बाइसेक्ट करा के आपने कंस्ट्रक्शन से इक्वल दिखा दिए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। और ये जो थर्ड साइड है AD, ये कॉमन साइड है, तो दोनों के दोनों इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से अपन इन दोनों ट्रायंगल को, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये दिख रहा है इक्वल हो जाएगा, और ये साइड जो है वो भी क्या दिख रहा है, इक्वल हो जाएगा। यानी कि कहने मतलब है कि AB और AC का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, अब एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। और कंडीशन क्या था, B इक्वल टू C। तो इसी प्रकार से आपने इस चीज को प्रूफ कर दी। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, क्लियर है। अगर दिमाग का ढक्कन खुला रखोगे तभी जाकर के सिंपल है, ठीक है। अगर बंद करके रखोगे तो 2+3=5 लिखने से भी आपको कंफ्यूजिंग सा नेचर नजर आएगा। समझ आ रहा है क्या, तो लिख लीजिए थ्योरम, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओ ये तो बता दिया, सॉरी, फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, साफ सुथरा बनाइएगा, हमारे जैसे गंदा मत बनाइएगा, ठीक है। ABC बनाइए, एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, पेंसिल वगैरह लेकर के कीजिए। घर पे लॉकडाउन स्थिति में है तो समय काफी ज्यादा है आपके पास, तो सजाना जितना है सजा लीजिए, आखिरी बार के लिए सजा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और कोई इस तरीके का मौका शायद ही आपको ना मिले, क्योंकि दुनिया काफी मुसीबत में फंसा हुआ है। हर एक इंसान जूझ रहा है अपनी जिंदगी के साथ, ठीक है। तो आपको पढ़ना है और देश के लिए काम करना है। ऐसा नहीं कि देश में पढ़ के गद्दारी करोगे बाहर चले जाओगे काम करने, समझ में आया ना। बाहर कुछ सीखने जाना है तो जाओ, बट काम करोगे देश में आकर के, समझ आ रहा है। गद्दारी मत कीजिएगा, नहीं तो दिल से बदुआ लगेगा मेरा, याद रखिएगा। हम लोग पढ़ा रहे मेहनत करके, आपके पापा भी पढ़ा रहे, इंडिया आपको सब कुछ सिखा रहे, तो बाहर जाके इंग्लिश के लिए काम करोगे क्या, समझ आ रहा है। कितना भी तरक्की कर लो, देश के नजरों में गिरे हुए रहोगे हमेशा, याद रखिएगा इस चीज को। समझ आ रहा है क्या, देश पढ़ा रहा है तो देश के लिए काम कर रहा है। हाँ भाई, देश को आगे लेकर के जाने के लिए बाहर जा सकते हैं अपन, कुछ सीखने के लिए सीख करके आएंगे, बट अप्लाई करेंगे देश में ही। डॉक्टर कलाम का स्टोरी जानते हो ना, नासा गए थे बट सीख के आए, नासा के लिए काम नहीं किए, करके गए थे इसरो, इसीलिए आज दुनिया का चौथा स्थान में है। समझ आ रहा है क्या, इस प्रकार से अपने आप को बनाइए ताकि एक सही बंदा बन सको, ठीक है, ना ही विदेशों का गुलाम बन सको, ठीक है। गुलामी तो उधर करोगे, बट इधर आने के बाद आपको वही सम्मान दिया जाता है। इस बात को खोपड़े में घुसा दीजिए, अदरवाइज बेकार के लिए आप पढ़ रहे हो, मत पढ़ो ऐसा पढ़ाई, कितना भी कुछ कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपना देश का काम नहीं आए तो किस काम आओगे, नालायक हो आप, बाहर में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला चीज लिखिए, गिवन ट्राइंगल ABC, given a triangle ABC in which angle B बराबर angle C, in which angle B बराबर angle C, ये ऑलरेडी given कंडीशन है, हाँ सर, in which angle B बराबर angle C, to prove
नीचे डाल टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी, टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए सी। फिर नीचे डाल कंस्ट्रक्शन और लिख ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए and let it meet BC at D, and let it meet BC at D। समझते हो? फिर डालो प्रूफ, फिर डालो प्रूफ फटाफट। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, कॉमा we have एंगल B बराबर एंगल C, we have एंगल B बराबर एंगल C, we have angle B बराबर angle C, we have angle B बराबर angle C, we have angle B बराबर angle C। फिर लिखो अगला लाइन, implies angle BAD, angle BAD सॉरी एंगल B बराबर एंगल C तो लिख लिया। फिर लिखो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ब्रैकेट में लिखो बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड नीचे लिखो AD इज इक्वल टू AD, ब्रैकेट में लिख दो कॉमन साइड्स। फिर नीचे लिखो सो बाय AAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय AAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी we obtain triangle ABD, triangle ABD is congruent to triangle ACD, triangle ABD is congruent to triangle ACD, implies AB बराबर AC, implies AB बराबर AC, implies AB बराबर AC, ब्रैकेट में लिखते हैं बाय CPCT, बाय CPCT, ठीक है। CPCT का मतलब बहुत बार बोल चुके हैं। अगला थ्योरम डालिए कॉपी में। If the altitudes from one vertex of a triangle, if the altitudes of one vertex from one vertex of a triangle bisects the opposite side, bisects the opposite side, then the triangle is isosceles, then the triangle is isosceles, then the triangle is isosceles। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब एकदम लल्लू एक झटके का सवाल है सारे सारे, ठीक है। वर्टेक्स से एक अल्टीट्यूड बनाया जाता है, अल्टीट्यूड क्या होता है अगर नहीं पता तो अपने आप को जला करके राख कर दो। समझ में आ रहा है ना? अल्टीट्यूड क्या होता है भाई? एक वर्टेक्स से अगर ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं फ्रॉम दैट वर्टेक्स। समझ में आ रहा है? तो ये 90 डिग्री हो गया, क्यों? क्योंकि ये कहानी अल्टीट्यूड है। समझ आता है क्या मेरी बात? समझ में आया? बोलता है अगर ये अल्टीट्यूड बाइसेक्ट कर देता है, मतलब उल्टा बोल रहा है कि ये दोनों भी इक्वल है और ये तो कॉमन साइड है तो इक्वल होगा ही। तो SAS से अपन ये बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। और अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो अपन क्या बोल सकते हैं? अपन ये बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। समझ आता है ना? अगर अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है वो नहीं पता तो मैं चप्पल तैयार कर रहा हूं, फोन कीजिए, बहुत जोर से लगाएंगे तमाचा। समझ में आ रहा है? तो लिखिए, फिगर बना लीजिए, पहले परपेंडिकुलर खींचिएगा, समझ आ रहा है ना? और डॉटेड खींचिएगा, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड खींचना है, ठीक है। देखो, गिवन ए ट्रायंगल ABC, गिवन ए ट्रायंगल ABC such that the altitude AD from capital A on the opposite sides, on the opposite side BC, on the opposite side BC bisects BC, bisects BC, that is BD equal to CD, that is BD is equal to CD, that is BD is equal to CD, that is BD is equal to CD। नीचे लिखिए, to prove AB is equal to AC, to prove AB बराबर AC, that is triangle ABC is isosceles, that is triangle ABC is isosceles। प्रूफ डालिए नीचे, लिखिए in triangle ADB and ADC we have BD बराबर CD, ब्रैकेट में लिखो गिवन, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो गिवन है BD बराबर CD। फिर लिखो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो सिंस AD परपेंडिकुलर टू BC
एंड थर्ड लाइन में लिखो AD इक्वल टू AD, ब्रैकेट में लिखो कॉमन साइड, नीचे लिखो सो बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सो बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, comma we obtain triangle ADB is congruent to triangle ADC, triangle ADB is congruent to triangle ADC, implies AB is equal to AC, ब्रैकेट में डाल दे by CPCT, by CPCT। हो गया। अगला थ्योरम लिख, थ्योरम नंबर 3, in an isosceles triangle, altitudes from the vertex bisects the base, 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 altitudes from the vertex bisects the base। लिखो, ट्रायंगल बनाओ, जस्ट इसका कन्वर्स है, कुछ नहीं है, पहले बोल के दिया ट्रायंगल आइसोसेलेस है, और अगर ये एल्टीट्यूड है तो आपको क्या करना है, वो प्रूव करना है, बाइसेक्ट करेगा। तो ये देखना आइसोसेलेस अगर है तो ये दोनों इक्वल होगा, अगर ये दोनों इक्वल होगा, ये कॉमन साइड है और ये पर 90 डिग्री है, तो एंगल ये क्या हो गया आपका, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कॉमन साइड है और ये 90 डिग्री, एल्टीट्यूड बोल के दिया गया। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। हाँ, तो बस हो गया। तो आपको BD इक्वल टू CD प्रूफ करना है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए AD तो कॉमन साइड हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे AB इक्वल टू AC, अगर AB इक्वल टू AC होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा, मतलब ऑपोजिट एंगल्स, तो एंगल C एंगल B इक्वल है, ये 90 डिग्री है और ये साइड कॉमन है, तो AAS दिख रहा है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होगा, यानी कि मिल गया एंगल B बराबर एंगल C, ये दोनों 90 डिग्री मिल गया और ये 80 कॉमन है, तो एंगल साइड दिख रहा है ना भाई, एंगल साइड, इंक्लूडेड साइड नहीं, नॉन इंक्लूडेड साइड, एंगल साइड। अगर ये होता तो भी काम चल जाता, अगर इसको लेना चाहता है तो ले ले भाई, एंगल साइड, एंगल साइड, समझ में आ रहा है। AAS से ये कॉन्ग्रुएंट है, और इसी प्रकार से बाइसेक्टिसिटी आप बोल सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से BD इज इक्वल टू CD, दैट इज क्या किया जाएगा, बाइसेक्ट किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस चीज को आप खुद से लिख करके कर लोगे, सेम ही है कहानी, और मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप खुद से कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी आप अगला थ्योरम डाल दीजिए, यही लास्ट है इस पैटर्न में, यही लास्ट है, उसके बाद अपन अगला कॉन्ग्रुएंस में चलेंगे। देखो थ्योरम 4, if the bisector of the vertical angle of a triangle, if the bisector of the vertical angle of a triangle bisects the base of the triangle, bisects the base of the triangle, then the triangle is isosceles, then the triangle is isosceles triangle। समझ में आया, क्लियर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाएगा, आप सोच के देखिएगा, है ना, आप सोच के देखिएगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप शायद सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस ऑफ द ट्रायंगल। पहले एल्टीट्यूड अगर बाइसेक्ट कर रहा था तो इजीली आप प्रूव कर लिए थे। देखो एल्टीट्यूड अगर बाइसेक्ट करता है ऑपोजिट साइड को तब भी वो आइसोसेलेस होगा, अगर बाइसेक्टर एंगुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट करता है ऑपोजिट साइड को तब भी वो आइसोसेलेस होगा। बट इस केस में आपको प्रूफ करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए शायद, मेरा कुछ जहां तक फील आ रहा है, मेरा छोटा दिमाग मुझे जहां तक कहता है, तो ABC जो है वो अगर ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, जहां पे ये AD जो है वो एक एंगुलर बाइसेक्टर है, समझ में आया, तब जाकर के आपको ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, यानी कि AB AC के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर बाइसेक्ट करता है बोल दिया, तब जाकर के आपको ये कहानी जो है वो प्रूफ करने होंगे। समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, इस AD को एक्सटेंड करोगे एक पॉइंट E तक, सच दैट AB इज इक्वल टू DE। समझ में आया, और फिर CE को ज्वाइन कर दो,
बोले सर ऐसे करने से क्या फायदा होगा? ऐसे करने से ये फायदा होगा, देखते चलिए अपन, ठीक है, क्या फायदा होगा पहले लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन ए ट्राइंगल एबीसी, ये फिगर बना लीजिएगा साइड में, लिख लेते हैं। गिवन ए ट्राइंगल एबीसी इन विच एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, वर्टिकल एंगल यही है एंगल ए, मीटिंग बीसी इन डी such that BD is equal to CD, to prove triangle ABC is isosceles triangle, to prove triangle ABC is isosceles triangle, to prove triangle ABC is isosceles triangle। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डालो। प्रोड्यूस एडी टू ई सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई, स्टॉप देके लिख, ज्वाइन सीई, इसको डॉटेड डाल देना है, ज्वाइन सीई। देखो अभी अगर इस चीज को अपन दिखाने की कोशिश करें तो अपने को यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करने के लिए बोल रहा है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, मिलेगा क्या हमें, ये दोनों इक्वल है हमें पता है, ये दोनों इक्वल है वो भी हमें पता है, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, समझ में आ रहा है ना। तो एस से हम ये बोल सकते हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, समझ आ रहा है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, क्लियर है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आप हाँ इतना तो बोल सकते हो, सीपीसीटी से ये बोल सकते हो कि ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि AB इज इक्वल टू EC हमें मिल गया, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DEC भी हमें मिल गया, और हाँ ये एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये कैसे बताया, एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC अगर हो गया तो दिस इक्वल टू दिस, तो ये इसके इक्वल हो गया, हाँ हो जाएगा, कर सकते हो आप। किस प्रकार से मैं आपको बताता हूं, देखो कहां गया, अब इस तरीके से बता सकते हो कि देखो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को पिक करता हूं तो ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा ना। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो एक रिलेशन आपको मिल गया AB इज इक्वल टू CE, इसको आप पकड़ करके रखो, ठीक है। अभी आप इन दोनों को कंसीडर करो, इन दोनों को अगर कंसीडर करते हो तो आप क्या बोल सकते हो कि आपको ऑलरेडी पता है कि इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी से आपको ऑलरेडी पता है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, समझ में आ रहा है। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है, समझ में आया, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल है, समझ आया, ये दोनों इक्वल है ना। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल मिल गया आपको, ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गया ना। अगर ये एंगल और ये एंगल मिल गया इक्वल, तो इन दोनों ट्रायंगल से आप इस पूरे ट्रायंगल में AC, इस पूरे ट्रायंगल में आप क्या बोल सकते हो, अगर दो एंगल इक्वल है तो उन दोनों के ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा, मतलब आपको मिल गया AC इज इक्वल टू C। तो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो कि AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, मतलब आपका ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस चीज को आराम से प्रूफ कर सकते हो। लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन तक लिख लिए, प्रूफ वाला पार्ट लिखो, प्रूफ डालो, प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल ADB एंड EDC, in triangle ADB and EDC, in triangle ADB and EDC, comma we have BD is equal to CD, we have BD is equal to CD, ब्रैकेट में लिखना given,
फिर नीचे वाले लाइन पे लिखो AD इज इक्वल टू डी, ब्रैकेट में लिखना बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और फिर लिखो एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE, ब्रैकेट में लिखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ADB is equal to CDE, फिर नीचे लिखो therefore triangle ADB is congruent to triangle CDE by SAS criteria of congruency, by SAS criteria of congruency। नीचे लिखो therefore AB is equal to EC, AB is equal to EC, रोमन 1 मार्क करके रखो। फिर नीचे लिखो एंगल BAD is equal to एंगल DEC, एंगल BAD is equal to एंगल DEC, ठीक है, एंगल BAD equal to एंगल DEC। जब आप AB इक्वल टू EC लिखोगे ना तो उसके ब्रैकेट में 1 तो लिखे हो, उसके ब्रैकेट में बाई सिंप्लिसिटी लिख देना। एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DEC, इक्वल टू एंगल DEC, ठीक है। बट नीचे लिखो बट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, बट एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। नीचे लिख देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CED, एंगल CED, CAD इक्वल टू CED। सिंप्लाई देकर के नीचे लिखो AC इक्वल टू EC, AC इक्वल टू EC, और उसको रोमन 2 मार्क कर देना, ब्रैकेट में लिखना since sides opposite to equal angles are equal, since sides opposite to equal angles are equal, sides opposite to equal angles are equal। फिर नीचे लिख from 1 and 2 we have AB equal to AC, from 1 and 2 we have AB equal to AC। नीचे लिख hence triangle ABC is an isosceles triangle, triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये कंग्रुएंसी भी ओवर है और उसका जो भी थ्योरम वाला पार्ट था वो ओवर है। अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला कंग्रुएंसी जो है, 2 बाकी है, SSS और RHS, ठीक है।